हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास उफ कोलकाता, सत्यव्यास जी की रचना के एपिसोड्स को आइए सुनते हैं। वो कौन थी? कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता के बाहरी आवरण को छूते कोलाघाट में स्थित 12 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी है। परंपरागत और व्यावसायिक दोनों तरह के पाठ्यक्रम इस हरे भरे आवासीय विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। पहले साल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। दूसरा साल यानी तीसरे सेमेस्टर के लिए लड़के हॉस्टल लौटना शुरू कर चुके थे। कॉलेज के दिनों में सेमेस्टर ब्रेक के बाद कॉलेज लौटने की व्यग्रता पहली डेट पर जाने की व्यग्रता से भी ज़्यादा होती है। लड़कों को हॉस्टल की स्वच्छंदता का स्वाद लग गया था। अब घर की बंदिशें काटने को दौड़ती हैं। सिद्धार्थ और चेतन को भी घर की बंदिशों से आज़ाद होकर फिर हॉस्टल लौटने की जल्दी थी। इसीलिए उन दोनों ने रात वाली ट्रेन ही ले ली थी, जो उन्हें भोर के मुंह अंधेरे ही कोलाघाट पहुंचा देती। एसी तीसरे दर्जे की बोगी में सबसे अभागी सीट होती है, सीट नंबर 7, जो सिद्धार्थ की सीट थी, और चेतन को 15 नंबर सीट मिली थी। सिद्धार्थ अपनी तैयारी के साथ था और चेतन बस सिद्धार्थ के भरोसे। दोनों घर से खाना खाकर ही चले थे और अब रात के 11 बजे भी दोनों की आंखें नींद से गायब ही थीं, जबकि बाकी सारे लोग चादर ओढ़े कब्र के मुर्दे की तरह लेटे हुए थे। बहुत बोर ट्रेन है यार, सिद्धार्थ ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। हाँ, नेट भी काम नहीं कर रहा, ला पानी पिला दे, चेतन ने कहा। अबे, अपनी फैकल्टी वाली संजना भी तो इसी ट्रेन से आने वाली थी, पूछते हुए सिद्धार्थ की आंखें चमकी। हाँ, B3 सीट नंबर 48, साइड अपर बर्थ, ला पानी पिला। चेतन ने बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने पानी की बोतल पीछे कर ली और औचके से बोला, भाई तो पहले क्यों नहीं बताया? तेरे साथ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ कोच नंबर B3 की ओर बढ़ता हुआ गया। मत जा, कोई फ़ायदा नहीं है, चेतन ने बुझे लहजे में कहा। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि B3 सीट नंबर 47 साइड लोअर पर उसका बाप है और बाप को इंसोम्निया है। पानी दे यार। अंतिम बात बोलते बोलते चेतन खिंच सा गया था। अरे यार, ये कोई उम्र है बाप के साथ घूमने की? सिद्धार्थ का मन खिन्न हो गया। शरीफ लड़की है, कहते हुए चेतन ने सिद्धार्थ के हाथों से पानी की बोतल छीन ली। हाँ, देखी है शराफत, 2 पैग में योर प्लेस और माइन पूछने लगती है। सिद्धार्थ के कहते कहते चेतन ने पानी की बोतल मुंह से लगा दिया और 2 घूंट के साथ ही तीसरी घूंट फचाक की आवाज़ के साथ सिद्धार्थ की टी शर्ट पर ही उगल दिया और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, साले, ये करेले का जूस क्यों पी रहा है? करेले का जूस नहीं है, सिद्धार्थ ने टी शर्ट साफ करते हुए कहा। तो चेतन के चेहरे से कड़वाहट के भाव अभी गए नहीं थे। दारू है, सिद्धार्थ ने बोतल लेते हुए इत्मीनान से कहा। दारू? ये दारू है? तू ट्रेन में भी पी रहा है? चौंकने के कारण चेतन की आवाज़ ऊंची हो गई। हाँ, तो अब तू थाली बजा बजा कर पूरी बोगी को बताएगा क्या? तुझे पुलिस का भी डर नहीं है, चेतन ने हथेलियों की उंगलियां सवालिया लहजे में घुमाते हुए पूछा। उन्हीं से तो मंगवाई है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए ही कहा। और तूने मुझे भी दारू पिला दी। चेतन की सूरत रोनी सी हो गई। फालतू बात मत कर, मैंने नहीं पिलाई, तूने खुद लूट के ली है।
पापा ने अपने सर पर हाथ रखकर कसम दी थी कि शराब कभी मत पीना। अब उनसे क्या कहूँगा? चेतन ने ट्रेन में वॉश बेसिन के ठीक उल्टी वाली दीवार पर पीठ टिकाते हुए उदासी से कहा। कह देना कि रैगिंग में जान बचाने के लिए एक दफ़े पीनी पड़ी है बस। सिद्धार्थ ने घूंट लगाते हुए ही कहा। उसकी ये बात सुनकर चेतन का चेहरा चमक। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। जीनियस आदमी तो है ही तू, ला फिर और दे दे। प्यास से मरने से तो अच्छा है कि पी के मर जाएं। कहते हुए चेतन ने और 5-6 घूंट लगा लिया। 5-6 घूंट के बाद चेतन बात करने की स्थिति में भी नहीं रहा। वह तो यूं भी पापा की कसम टूट जाने की सोचकर दुखी था। इसलिए थोड़ी ही देर में वह थके कदमों से चलकर बिना कोई हंगामा किए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। नींद बहरहाल सिद्धार्थ की आंखों से कोसों दूर थी। उसकी 7 नंबर की सीट के कारण उसे ये भी मालूम था कि देर रात तक आते जाते लोग दरवाज़ा खोल खोल कर उसे सोने नहीं देंगे। इसलिए वह सोने जाने के बजाय ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ को हल्का सा नशा हुआ और उसे ताज़ी हवा की ज़रूरत हुई। वह आगे बढ़ा और ट्रेन के दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा 1-2 झटके के बाद खुल गया। बाहर से एक धूल भरी सर्द हवा भीतर प्रवेश कर गई। एक तेज सिहरन भर देने वाली बर्फीली हवा। सिद्धार्थ के नशे को हवा लगी। उसे अच्छा भी लगा और अजीब भी। गर्मी इतनी ज़्यादा होने के कारण ही उसने एसी में टिकट कराया था, क्योंकि बाहर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर ऐसे मौसम में ऐसी बर्फीली सर्द हवा कहाँ से आई? खैर, जहाँ से भी आई हो उसे अच्छी लगी। उसने बाहर झांक कर देखा, ट्रेन के पहिए धूल उड़ाते हुए भागे जा रहे थे। पहियों से उड़ती धूल ने बाहर की फिजा मटमैली कर दी थी। रात काला लबादा ओढ़े चारों ओर फैल रही थी। हजारों सितारे वहशी लकड़बग्घों की चमकती आंखों की तरह ताक रहे थे, जिस कारण ऐसा लगता था कि आस-पास उदासियों का बसेरा है। इतनी उदासी जैसे नौहे पढ़े जा रहे हों। पेड़ पौधों की ऐसी झूम जैसे वह भी किसी बात का मातम मना रहे हों। और इसी भूरे उदास धूल के गुबार के बीच कुछ खौफनाक हुआ, नसों को जमा देने वाला। पानी की बोतल में भरी शराब खत्म हो चुकी थी। धूल भरी आंधी से बंद हो गए दरवाजे को दोबारा खोलकर सिद्धार्थ को अपनी खाली बोतल बाहर फेंकनी थी। दरवाज़ा खोलकर सिद्धार्थ अभी प्लास्टिक की बोतल दरवाजे से बाहर फेंकने को दरवाजे पर झुका ही था कि धूल भरी खामोशी के बीच ही एक सफ़ेद सायानुमा औरत लहराते हुए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े सिद्धार्थ के चेहरे के ठीक पास चीखी। हौलनाक तरीके से चीखी। धड़कनों को रोक देने वाली ये एक लंबी शदीद चीख थी। इतनी तेज, इतनी तड़पती हुई कि ट्रेन के गिर्द गूंजती चली गई। एसी कंपार्टमेंट के दरवाजे अगर बंद ना होते तो भीतर सोए लोग भी ये सुन पाते। चीख जैसे कि कोई असंतुष्ट आत्मा दरिंदों से बचकर भाग रही हो। चीख जैसे कोई जान की अमान के लिए पुकार लगा रहा हो। बिल्कुल वैसे ही डरी हुई, उतनी ही घुटी हुई चीख। पलछिन से भी कम समय में सफ़ेद परहन में लिपटी वह औरत चीखी और ट्रेन की रफ्तार से हारती हुई, पीछे जाती हुई धुआं हुई। अदृश्य हुई या मर गई ये सिद्धार्थ नहीं देख पाया। वह तो वहशत के मारे ट्रेन की फर्श पर ही पीछे की ओर गिर गया था।
सिद्धार्थ को बस ये ध्यान रहा कि अभी अभी उसने एक चीख सुनी थी, एक औरतनुमा साए की चीख। उसे जो याद आया वह ये था कि उसे दरवाजे के खुलते ही एक सफ़ेद साया अजीब सी चीख के साथ दरवाजे पर दिखा और फिर ट्रेन की गति के कारण पीछे की ओर गायब हो गया। उसके बाद की बात याद करने के लिए सिद्धार्थ के पास कुछ नहीं था। डर और हदम के मारे सिद्धार्थ लगभग 2 मिनट तक यूं ही पड़ा रहा। फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह वॉश बेसिन के सामने गिरा पड़ा है और अगर कोई बाथरूम के लिए आ गया तो उसे बेवड़ा ही समझ लेगा। यही सोचकर वह अपने बेजान और कांप रहे घुटनों पर हाथ रखते हुए उठा। जब उसने अपने होश पर काबू पाया तो उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा नशा हो जाने और अचानक हवा लगने से उसके नशे में और इजाफा हुआ है और उसी नशे की वजह से ऐसी बातों का भ्रम हुआ है। उसे खुद पर ही हंसी आई। फिर भी उसकी धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने सीट पर आकर आराम करने में ही अपनी भलाई समझी। नींद सिद्धार्थ की आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिमाग उसके शरीर को ये विश्वास दिला चुका था कि ट्रेन के लगातार हिलते रहने के कारण उसे नशा लग गया है, मगर उसके दिल से वह साया नहीं जा रहा था। कारण ये भी था कि वह उसके इतने पास से गुजरा था कि सिद्धार्थ ने उसे साफ साफ महसूस किया था। उसके बेतरतीब कपड़े, उसकी पूर खतर आंखें, सब सिद्धार्थ के आगे से गुजरे थे। और तो और उसके उड़ते हुए बाल तो सिद्धार्थ की नाक को छूते हुए गए थे। ऐसी चीख का भ्रम कैसे हो सकता है जो बिल्कुल कानों से गुजरी हो? उसका दिमाग खुद से ही सवाल जवाब करता जा रहा था। फिर अचानक से उसे लगा कि ये जितना सोचेगा उतना ही उलझता जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि सोने की कोशिश की जाए। जब उसे लगा कि उसी के ख्याल उसे उलझाकर रख देंगे तो उसने करवट बदल ली। थोड़ी ही देर में ट्रेन के हिचकोले में अब की उसकी आंख लग गई थी। नींद और नशे के बीच सिद्धार्थ को ये पता भी नहीं चला कि गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे चलकर एक बियाबान और वीरान स्टेशन पर रुक गई और जो दरवाज़ा सिद्धार्थ नशे के खुमार में खुला छोड़ आया था, उसी दरवाजे से एक सफ़ेद पहरन में ढकी काया दबे पांव बोगी में घुस आई। ऐसी बोगी का वह तीसरा दर्जा लोगों के सफ़ेद चादर ओढ़कर सोए रहने से किसी मुर्दा घर का आभास दे रहा था। डिब्बे में अब भी अंधेरा ही था और इधर उधर से छनकर आती हुई रोशनी के खिरचे भी साए की परछाइयां ही बना रहे थे। पांव दबाकर घुस आए उस साए के आने की आहट ट्रेन की फर्श तक को न हुई। आम तौर पर बाहर से आए लोगों को अंधेरे में देखने में परेशानी होती है, मगर उसे ऐसी कोई रोशनी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने अपनी अमरीन आँखों से ही पहली बोगी की सारी सीट देखी और फिर उसकी आंखें आकर 7वीं सीट पर ठहर गईं। 7वीं सीट यानी सिद्धार्थ की सीट। 7वीं सीट उसे सिद्धार्थ के पाँव के पास थोड़ी सी जगह दिखी। उसका काम हो गया था। लगभग आधे घंटे बाद सिद्धार्थ ने जब करवट ली तो उसका पाँव फैला। उसे आभास हुआ कि उसका पाँव किसी दूसरे के पाँव से टकराया और किसी ने अपने पाँव जल्दबाजी में समेट लिए हैं। उसे ये भी आभास हुआ कि सीट पर सिर्फ उसका ही वज़न नहीं था। उसे लगा कि उसे सोया जानकर कोई बैठ गया है। अनमने ही सिद्धार्थ ने डांटते हुए कंबल से चेहरा निकाला तो अपनी पाँव की ओर देखकर उसका हलक सूख गया। उसने देखा कि उसकी सीट की दूसरी तरफ एक लड़की अपने घुटनों के बीच सिर दिए बैठी हुई है और उसके बिखरे हुए बाल लड़की के घुटनों के दोनों ओर लहरा रहे हैं। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और सीट की दूसरी ओर सिकुड़ गया। दरअसल वह चिल्ला भी देता, मगर उसके हलक में जान होती।
मगर वह तो पहले से ही सूख चुकी थी। उसके ऐसे हड़बड़ाकर उठने से लड़की के शरीर में भी हलचल हुई, मगर अब वह भी कुछ नहीं बोली, यूं ही बैठी रही। बस हल्की सी जुम्बिश के बाद अपना चेहरा उठा दिया। कंपार्टमेंट के उस अंधेरे में भी उसके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ ठगा सा रह गया। लड़की की अमरीन आंखों पर सिद्धार्थ ने सबसे पहले गौर किया। उसके खुले बंद होते होंठ कुछ कहते कहते बंद होकर रह गए। अचानक ही ट्रेन से किसी रोशन जगह से होकर गुजरी और भागती स्ट्रीट लाइट की मेहरबानी से खिड़की के शीशे से छनकर आती रोशनी में सिद्धार्थ ने उसे देखा। पहली दफा देखा। लड़की हर जाविये से खूबसूरत थी। सो अब तक जो लड़की सिद्धार्थ को भूत पिशाच का फरेब दे रही थी, अब अचानक ही परी चेहरा लगने लगी। सिद्धार्थ ने बात बढ़ाने की गरज से कहा, लिसन, ये मेरी सीट है। जानती हूँ, रूहानी मगर सर्द सी आवाज़ आई। सिद्धार्थ की इच्छा हुई कि लड़की बोलती रहे, मगर लड़की को जितना कहना था उसने कह दिया था। हाँ, उसकी थकी थकी सी आंखें अब सिद्धार्थ पर से हटकर खिड़की के बाहर देखने लगी थीं। 2 पल की खामोशी रही। लड़की के जवाब ने आगे बात बढ़ाने की संभावना ही बंद कर दी थी, और इसी बात से सिद्धार्थ खिंच भी उठा था। उसने फिर भी उसी स्वर में कहा, जानती हो तो फिर बैठी क्यों हो? अपनी सीट देखो, या फिर विदाउट टिकट हो। ये मेरी सीट है, लड़की ने बाहर देखते हुए ही अनमने से जवाब दिया। अच्छा, देन लेट द टीटी डिसाइड, कहकर सिद्धार्थ कंबल से बाहर निकलने लगा। उसने ही बैठाया है। लड़की ने सिद्धार्थ के चेहरे को एक ठहरी हुई निगाह डालते हुए देखा। उसकी निगाह में सादापन था, और वह निगाह इतनी देर तक सिद्धार्थ के चेहरे पर जमी रही कि सिद्धार्थ कुछ तय ही नहीं कर सका। जब लड़की की नज़रें हटकर वापस खिड़की के बाहर झांकने लगीं, तो वह अपना गुस्सा किसी अनदेखे पर निकालते हुए भुनभुनाया, दिस होल ब्लडी सिस्टम इज करप्ट। ठीक है, लेट मी कॉल आरपीएफ। कहते हुए सिद्धार्थ कंबल से बाहर निकल आया। सुनो, लड़की की रूहानी आवाज़ थोड़ी तेज हुई। कहो। सिद्धार्थ तो यही चाहता था कि लड़की किसी बहाने से ही बात करे। 2-3 घंटे का सफ़र रह गया है, क्यों बिना वजह? लड़की ने जो आधी बात कही, सिद्धार्थ उसे पूरी तरह समझ गया और बोला, हाँ तो ऐसे कहो ना। कहते हुए सिद्धार्थ फौरन कंबल में घुस आया। उसे अब बचे हुए 2-3 घंटे खुशगवार गुजरने की उम्मीद बंध गई थी। लड़की उसकी इस बात से मुस्कुरा कर रह गई थी। ठंड बहुत है, लगता है अटेंडेंट ने टेम्परेचर काफ़ी कम कर दिया है। सिद्धार्थ ने फिर बातों का सिरा खोलना चाहा। लड़की ने मामला मुख्तसर सा कर दिया। आप कंबल में पाँव डाल सकती हैं। सिद्धार्थ ने फिर बात का सिरा खोला। मुझे ठंड नहीं लगती, लड़की ने अजीब सा जवाब दिया और पाँव ऊपर कर बैठ गई। आप क्या करती हैं? सिद्धार्थ ने अब बात का सिरा बदला। उसे इस बात का जवाब मिलने की उम्मीद थी। पढ़ती हूँ, लड़की ने खिड़की के बाहर फिर से नज़रें जमाते हुए कहा। कहाँ? जहाँ ये ट्रेन जा रही है। मतलब कोलाघाट? हाँ। कवि गुरु में। सिद्धार्थ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की ने एक ऊबी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, आप रात भर यूं ही बोलते रहेंगे क्या? लड़की की ये बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा झेंप गया, और वहीं झेंप मिटाते हुए उसने जवाब दिया, सॉरी, इफ़ यू वांट टू स्लीप प्लीज़ स्लीप। मुझे लगा कि 2-1 घंटे हैं तो बातें करते निकल जाएगा वक्त। मैं रात भर की जागी हूँ। कहते हुए लड़की ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने भी अपने पाँव समेट लिए। लड़की थोड़ा और निढाल हुई और सीट की टेक लगाकर ही अधलेटी सी हो गई। सिद्धार्थ एक टक लड़की के नोक फलक निहारता रहा।
उसकी खूबसूरती की खुमारी या शराब के नशे में दोबारा कब उसकी आंखें लग गईं उसे पता ही नहीं चला। उसकी आवाज़ सीधे चेतन की कर्कश आवाज़ से खुली। चल बे, उठ, ससुराल आ गया है। चेतन ने सिद्धार्थ को झकझोरते हुए कहा। सिद्धार्थ की आंख खुली और उसने चेतन को हटाकर हतप्रत होते हुए कहा, वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? चेतन ने साइड लोअर की सीट से सिद्धार्थ का भी बैग निकालते हुए पूछा। वो लड़की जो यहाँ। सिद्धार्थ ने आधा ही कहा था कि चेतन ने टोक दिया। साले, तुझे रेलवे की सीट भी हनीमून बेड की तरह दिखती है। रुद्र प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहा होगा, मैं उतर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। सिद्धार्थ ने चेतन की इस बात का जवाब नहीं दिया। वह अजीब पसोपेश में था और इसी स्थिति में पड़े हुए ही वह रात की बात याद करने लगा। शराब, दरवाज़ा, काया, चीख और फिर वो लड़की। उसने अपना माथा पकड़ लिया जो अब भारी था। फिर भी उसे सारी बातें ठीक ठाक याद थीं। उसका अर्थ था कि वह सपना नहीं देख रहा था। लड़की को उसने सीट दी थी। शिष्टाचारवश भी वह उसे जगा सकती थी, शुक्रिया कह सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायूस सा वह उठा और अपना बैग कंधे पर लादकर ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उतरकर चेतन और सिद्धार्थ ने देखा कि रुद्र पिछले कोच में उन्हें ढूंढ रहा है। चेतन ने रुद्र को आवाज़ दी और दोनों रुद्र की ओर ही बढ़ चले गए। 2 महीने की छुट्टी के बाद मिले दोस्त बरसों से बिछड़े आशिकों की तरह गले मिले और गले मिलने के इसी क्रम में सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फैलती चली गईं। सिद्धार्थ ने देखा वह लड़की अब ट्रेन से उतर रही है। सिद्धार्थ को अपनी हड़बड़ी पर हंसी आई। उसे दुख भी हुआ कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि लड़की शायद वॉशरूम भी जा सकती है। इतना सब देखते समझते ही उसने अपने दिमाग में ही कुछ पकाया और रुद्र से अलग होते हुए कहा, बेटा चेतन, तुम रुद्र की मोटरसाइकिल से निकलो। और आप पापा जी? चेतन ने माकूल सवाल किया। हम ऑटो से आ रहे हैं, सामान लेकर। इतना सामान लेकर मोटरसाइकिल से तो जा नहीं पाएंगे। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने दोनों बैग लिए और आगे की ओर बढ़ गया। लड़की ट्रेन से उतरकर ऑटो स्टैंड पर ऑटो का वेट कर रही थी कि सिद्धार्थ पीछे से पहुंच गया। दे दो, सिद्धार्थ ने पहुंचकर पीछे से ही कहा। क्या? लड़की पीछे घूमी और सिद्धार्थ को देखते हुए अचरज से पूछा। तुमने थैंक यू तक नहीं कहा, तो मैंने सोचा कि सीट के पैसे ही मांग लूं। लाओ दो। सिद्धार्थ ने इस भाव से कहा कि लड़की मुस्कुरा पड़ी, मगर बोली कुछ नहीं। ऑटो का इंतज़ार करती रही। सिद्धार्थ ने देखा कि बातचीत के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उसने फिर एक मौका लेते हुए कहा, अच्छा सुनो, यहाँ आप अभी शेयर्ड ऑटो मिलेगी नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा है तो मैं ऑटो रिज़र्व करूँगा। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे रास्ते में ही, लड़की ने धीमी आवाज़ में ही कहा। तो फिर चलो। आई मीन, अगर तुम ठीक समझो तो चलो। वैसे तुम ठीक समझ सकती हो, मैं अच्छा लड़का हूँ। जानती हूँ, लड़की ने फिर रहस्यमयी बात की। सिद्धार्थ को बहरहाल उसके रहस्य से कोई मतलब नहीं था। वह उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था और अब की दफ़ा जागे हुए बिताना चाहता था। सिद्धार्थ ने हाथ देकर ऑटो बुला लिया। उसने अपना सामान ऑटो के पीछे वाली जगह में ठूस दिया और फिर दोनों ही ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गए। ऑटो के चलते ही सिद्धार्थ को उससे बातचीत की उम्मीद थी, मगर वह कुछ नहीं बोली। इसका अर्थ ये नहीं था कि वह सिद्धार्थ की उपेक्षा कर रही थी। बाहर देखते हुए जब वह अपनी नज़र भीतर की ओर करती और उसकी आंखें सिद्धार्थ से मिल जाती तो वह मुस्कुरा भर देती। बस इतना ही, बोलती कुछ नहीं। सिद्धार्थ अपनी तरफ से कोशिश कर ही चुका था और हार चुका था, इसलिए उसने अब की जल्दबाजी नहीं दिखाई। एक बोझिल खामोशी के बीच ही दोनों वक्त गुजारते रहे
ऑटो थोड़ी देर तक इसी खामोशी के साथ चलती रही। सिद्धार्थ लड़की के हाथ, उसके बाल, झुमके देखता रहा और लड़की बाहर के लैंपपोस्ट गिनती रही। बस यहीं रोक दीजिए। थोड़ी देर बाद लड़की ने अचानक ही कहा। उसके कहते ही ऑटो वाले ने गाड़ी किनारे लगाकर रोक दी। लड़की अपनी ओर से धीमे से ही ऑटो से उतर गई। यूं सिद्धार्थ चाहता भी था और शिष्टाचारवश भी उसका उतरकर लड़की को गुड बाय कहना बनता था, तो वह भी ऑटो से नीचे उतर आया और नीचे उतरते ही जगह और माहौल देखकर उसके रगों में हजारों चींटियां सी रेंग गईं। ऑटो मेचेदा चौक के ठीक बाहर वाले क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बाहर रुकी थी। तुम यहाँ रहती हो? सिद्धार्थ ने असमंजस में ही पूछा। हाँ, लड़की ने फिर सादा जवाब दिया। मजाक मत करो, सिद्धार्थ ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मैं कभी मजाक नहीं करती। लड़की ने ये बात तो हंसकर ही कही, मगर बात खत्म करते करते उसके जबड़े तन गए। उसने सिद्धार्थ से नज़र हटाते हुए ड्राइवर पर नज़र गड़ाई और अपनी मुट्ठी में दबे नोट ऑटो वाले की ओर बढ़ा दिए। ऑटो वाले ने नोट का हाल देखा और उसे बिना छुए ही बोला, मैडम, ये बाबा आदम के ज़माने का नोट कोई नहीं लेगा। सिद्धार्थ ने देखा कि नोट सचमुच पुराना था और लड़की के हाथ में पड़े पड़े और भी बदतर हो चुका था। ऑटो वाले के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने लड़की से कहा, रहने दो, यूं भी ऑटो मैंने रिजर्व की थी, मैं दे दूंगा। तुम्हारा उधार रहा। लड़की ने फिर रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया और मुड़कर अपने रास्ते चल दी। सुनो, सिद्धार्थ ने जाती हुई लड़की को टोका। वह रुकी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और सिद्धार्थ के सवाल का इंतजार करने लगी। ये उधार चुकता करना हो तो कहाँ मिलोगी? सिद्धार्थ ने ऑटो में घुसते हुए पूछा। यहीं कहीं ढूंढ लेना, लड़की ने कहा और फिर उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ चलती ऑटो में से भी सिर निकालकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह शमशान के सामने वाले रास्ते पर ओझल न हो गई। भोर होने में अब भी घंटे भर की देरी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।